भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना में कलवारी क्लास की सबमरीन आईएनएस वागीर को शामिल किया गया है। यह सबमरीन यानी पनडुब्बी कलवारी क्लास की 5वीं सबमरीन, आसान भाषा में कहूं तो लेटेस्ट और एडवांस तकनीक से लैस सबमरीन जो पानी के अंदर चलती है। कलवारी क्लास की 4 सबमरीन पहले से समंदर में तैनात है और इस तकनीक के बारे में आपको आगे बताऊंगा कि क्या है यह तकनीक कलवारी क्लास जो कह रहा हूं। लेकिन पहले उस सबमरीन की खासियत बता देता हूं, उस पनडुब्बी की खासियत बता देता हूं जिसे अब जो है वो सेना में शामिल कर लिया गया है। इस सबमरीन की लंबाई है 221 फीट और ऊंचाई है 40 फीट, जिसे आप पानी के नीचे जाता हुआ देख रहे हैं। अदृश्य दिखेगा ही नहीं, लेकिन पानी के अंदर अंदर काम कर देगा। इसका वजन है 1565 टन। समंदर में पानी के दबाव को झेलने के लिए इसे स्पेशल स्टील से बनाया गया है। इस सबमरीन में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, जिससे यह पानी की गहराई करीब 350 मीटर नीचे 45 से 50 दिन तक बड़े आराम से सह सकता है, उसमें काम कर सकता है। सबसे खास बात यह कि सबमरीन स्टील टेक्नोलॉजी से बनाई गई है, जिसकी वजह से यह रडार की पकड़ में नहीं आता। पकड़ में ही नहीं आएगा कि नीचे पनडुब्बी चल रही है। इस सबमरीन में 1250 किलोवाट डीजल इंजन है, जिससे यह समंदर में 37 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। लेकिन अगर डीजल खत्म हो जाए तब इसके लिए सबमरीन में 360 बैटरी सेल्स हैं। हर बैटरी सेल का वजन करीब 750 किलो है। इन्हीं बैटरीज के दम पर आईएनएस वागीर समंदर की सतह पर 6500 नॉटिकल माइल्स यानी करीब 12000 किलोमीटर का रास्ता तय कर सकता है, जबकि समंदर के अंदर 1000 किलोमीटर की दूरी तय की जा सकती है। आईएनएस वागीर पूरी तरह से भारत में बनी हुई। एक और मेक इन इंडिया, इसे फ्रांस की कंपनी नेवल ग्रुप के साथ मिलकर मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने बनाया है और अब यह भारत की ताकत बढ़ा रही है। जिस सबमरीन वागीर की बात कर रहा हूं उसके बारे में आपको यह भी बता दूं कि यह सबमरीन साइलेंट किलर है। इसका मतलब क्या हुआ साइलेंट किलर? मतलब चुपचाप जाकर मार देती। यह सबमरीन बिना आवाज किए चुपचाप दुश्मन का काम तमाम करती है। इसके पीछे के हिस्से में मैग्नेटाइज्ड प्रोपल्शन मोटर लगाया गया है। इस तकनीक को फ्रांस से लिया गया। यह तकनीक इंजन से आने वाली आवाज को बाहर तक नहीं आने देती। इससे दुश्मन के खोजी हवाई जहाज हो या सबमरीन को इसकी जानकारी ठीक से मिल ही नहीं पाती। उनको पता ही नहीं चल रहा, आवाज ही नहीं आ रही, क्या कैच करेंगे? चुपचाप एकदम चला जा रहा है। इसके अलावा यह समंदर की गहराइयों में माइंस बिछा सकते हैं ताकि दुश्मन के वॉरशिप और सबमरीन को ब्लास्ट किया जा सके। यह सबमरीन एडवांस वेपन से लैस है। इसके ऊपरी हिस्से में 6 टॉर्पीडो ट्यूब्स बनाई गई हैं, जिनसे टॉर्पीडोज को फायर किया जाता है। टॉर्पीडो नहीं देखे? बहुत सारा फिल्म में आता है कि टॉर्पीडो दाग दिया, वो मिसाइल जैसा जाता है, वो भी इसमें लगा हुआ है। इसमें एक बार में 12 टॉर्पीडोज फायर किए जा सकते हैं। इसके अलावा एंटी शिप मिसाइल SM-39 भी लॉन्च की जा सकती है। सबमरीन में लगे हथियार और सेंसर हाई टेक्नोलॉजी कॉम्बैट मैनेजमेंट सिस्टम से जुड़े। ये भारत की समुद्री सीमा देख रहे हैं, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है। तो ये 7516 किलोमीटर की भारत की समुद्री सीमा है। तो इधर लेफ्ट में देखेंगे अरब सागर है, इधर पाकिस्तान भी बैठा हुआ है, तो यहां पे कराची से खतरा बनता है। राइट में आप देखिए बंगाल की खाड़ी है, यहां चीन से खतरा है, उधर चाइना देख रहे हैं, वहां से खतरा है। नीचे हिंद महासागर है, वहां चीन का व्यापार चलता है। तो भारत अपनी इसी समुद्री सीमा को जो है वो बचाने का प्रयास कर रहा है, मतलब उसको सुरक्षित कर रहा है। और इसी के लिए एंटी सबमरीन वॉरशिप, मिसाइल वॉरशिप और सबमरीन्स को तैनात रखता है कि बॉस ना पाकिस्तान पर भरोसा कर सकते ना चाइना पे कर सकते, दोनों का वही हाल है। तो अपने ऊपर भरोसा करो, अपना हथियार बनाओ और इनके सामने लगा के रखो। आईएनएस वागीर को भी अरब सागर के आसपास तैनात किया जा सकता है। इससे भारत की समुद्री सुरक्षा कई गुना बढ़ जाएगी। 2017 से प्रोजेक्ट 75 के तहत लगातार समंदर की सुरक्षा को लेकर एक के बाद एक कलवारी क्लास की सबमरीन समंदर में उतारी जा रही है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि आईएनएस वागीर कलवारी क्लास की 5वीं सबमरीन है। इससे पहले 4 सबमरीन कब आई थी वो भी आपको बता देता हूं। दिसंबर 2017 में आईएनएस कलवरी आई, सितंबर 2019 में आईएनएस खंडेरी आई,
मार्च 2021 में आईएनएस करंज आया और नवंबर 2021 में आईएनएस वेला और अब जनवरी 2023 में आईएनएस वागी। दिसंबर 2023 में आईएनएस वागशीर आने की उम्मीद है, मतलब एक और, यानी कुल सबमरीन 17 हो जाएंगे, डीजल और इलेक्ट्रिक से चलने वाले 16, परमाणु बैलिस्टिक वाले 1। यानी समुद्र में भी भारत की ताकत जो है वो कैसे बढ़ रही है, आज उसका चैप्टर भी आपको बताया, ताकि अगली बार कोई कहे कि भारत को क्या हो रहा है, भारत को कहां से जो है वो भारत की सीमा में छेड़छाड़ की कोशिश हो रही है, तो आपको पता रहना चाहिए भारत कितना सुरक्षित है। लेकिन जब भारत की ताकत की बात करता हूं तो मैंने आपसे कहा था कि सिर्फ आपको हथियारों के बारे में नहीं बताऊं, आपको टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी जानना चाहिए कि भारत कैसे ताकतवर हो रहा है। पाठशाला में अब टेक्नोलॉजी की क्लास, जिसमें आपको बताता हूं कि क्या नरेंद्र मोदी आपके मोबाइल, आपके लैपटॉप की आत्मा बदल रहे हैं। हमने पहले आपको बताया कि नरेंद्र मोदी हर उस सेक्टर में भारत को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं जिस सेक्टर में भारत दूसरे देशों पर निर्भर है या विदेशी कंपनियों पर निर्भर है, जैसे मोबाइल फोन। एक दिन आपको याद है मैंने आपको पूरा डिटेल चैप्टर बताया था कि कैसे भारत में अब लगभग हर हाथ में भारत में बना हुआ मोबाइल है। एक जमाने में विदेशी कंपनियों का एकाधिकार होता था, और जब एकाधिकार होता है तो लोग मनमानी करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी ने आने के बाद ही यह तय कर लिया था, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने के बाद ही तय कर लिया था कि यह मनमानी तभी खत्म होगी जब आप खुद करने में सक्षम हो। और हमारे यहां टैलेंट की तो कमी थी नहीं, मौका लगाना मिलना चाहिए था, तो वो मौका मिलने लगा तो टैलेंट निकल के आने लगा। हाल ही में मैंने आपको बताया था कि कैसे डॉलर के मुकाबले रुपया को खड़ा कर रहे हैं, रूस से रुपये में व्यापार कर रहे हैं, दूसरे देशों से बात कर रहे हैं कि हटाओ डॉलर, रुपये में बात करो। उसी तरह से टेक्नोलॉजी में काम चल रहा है। मोदी सरकार लगातार ऐसी टेक्नोलॉजी पर काम कर रही है जिससे विदेशी कंपनियों का एकाधिकार खत्म हो सके या कम हो सके। और ऐसी एक टेक्नोलॉजी है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। भाई आपका मोबाइल जो चलता है उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम लगा हुआ होता है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? मतलब आपका ये मोबाइल की आत्मा, जैसे आपके अंदर आत्मा है तो आपका शरीर चल रहा है, नहीं है तो खत्म। वैसे ही मोबाइल की आत्मा उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। और मैंने आपको बताया था कि भारत में गूगल को इस बात का दोषी ठहराया गया था कुछ दिन पहले कि वो एंड्रॉयड मोबाइल डिवाइस इकोसिस्टम में अपनी पोजीशन का दुरुपयोग कर रही है। गूगल पर फाइन लगा तो गूगल ने यह तर्क दिया कि उस पर एक्शन से भारत में एंड्रॉयड इकोसिस्टम पर असर पड़ेगा और इससे भारत की डिजिटल क्रांति का लक्ष्य कमजोर होगा। मतलब वो इशारों में समझाने लगा कि तुम तो हम पे निर्भर हो, तुम्हारा काम रुक जाएगा। एक तरह से बचाव की जगह वो धमकी दे रहा था कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बादशाह हैं, आप हमसे मत उलझो। नरेंद्र मोदी ने कहा कि रुको, तुमको बताते हैं। इसी बादशाहत को कम करने के लिए भारत ने स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया। लेके बैठे रहो तुम अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तुम्हारी आत्मा तुम रखो, लेके जाओ, हम अपनी आत्मा डाल देंगे। बॉडी में नहीं होता ऐसा, मोबाइल में हो सकता है। भारत के स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का जो नाम है वो है भारओस। ये है भार, ये भारत का भार हो गया, और ओएस, ओएस मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम। ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है भारत का, भारओस। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका ट्रायल भी किया और भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन से उन्होंने वीडियो कॉल भी की। अभी आपको बताऊंगा कि अब एंड्रॉयड की जगह भारओस आ जाएगा तो क्या होगा, लेकिन पहले देखिए वीडियो कॉल के दौरान भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। दोनों मंत्री बैठे हुए हैं, इधर दूसरे अधिकारी बैठे हुए हैं और भारओस से बातचीत चल रही है। भारओस ऑपरेटिंग सिस्टम में यूजर सिक्योरिटी से किसी तरह का समझौता नहीं किया गया है, यानी यह ऑपरेटिंग सिस्टम पूरी तरह से सुरक्षित है। इसकी खासियत के बारे में आपको आगे बताऊंगा तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि यह कितनी कमाल की चीज बन रही है या बन गई है। पहले आप यह समझ लीजिए कि मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम को स्मार्टफोन की आत्मा कहा जा सकता है। ऑपरेटिंग सिस्टम वो प्लेटफॉर्म होता है जिस पर स्मार्टफोन काम करते हैं। यह एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी मदद से स्मार्टफोन के सभी फीचर्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो आप मोबाइल देख रहे हैं, ये जो पकड़ रहे हैं, ये है हार्डवेयर। हार्ड है ना, छू रहे हार्ड है, हार्डवेयर।
और इसके अंदर जो चलता है, जिसके तहत काम होता है, उसको कहते हैं सॉफ्टवेयर। इसमें एक iOS होता है, जैसे मेरे पास एप्पल का फोन है तो iOS है, जिसके पास एंड्रॉइड होगा उसमें एंड्रॉइड डला हुआ होगा दूसरे फोन। तो iOS और एंड्रॉइड चल रहे थे। अब आ गया भारतीय भाई अपना भारोस। भारत के स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम भारोस दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम से अलग कैसे हैं बॉस? भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम नो डिफॉल्ट एप्स फीचर से लैस। इसका मतलब क्या हुआ नो डिफॉल्ट फीचर्स से लैस? इस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से कोई ऐप इंस्टॉल ही नहीं रहता। आप मोबाइल खरीदने जाते हैं, आज की डेट में क्या होता है, 10 ऐप पहले से पड़े हैं, आप इस्तेमाल कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो पड़े हुए हैं। इसमें कोई ऐप इंस्टॉल नहीं है बॉस, एकदम खाली सपाट। जैसे बच्चे का दिमाग नहीं होता, एकदम खाली, जो आप पढ़ाएंगे वही सीखेगा, जो आप बताएंगे वही सीखेगा, जो व्यवहार सिखाएंगे वही सीखेगा। वैसे ही भारोस क्लीन स्लेट भरिए इसमें। यूजर जिस ऐप का इस्तेमाल करना चाहेगा उसी का इंस्टॉल करेगा। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में आप देखते होंगे कि पहले से कई ऐप इंस्टॉल रहते हैं, इन ऐप्स को डिलीट भी नहीं किया जा सकता। भारोस के साथ ऐसा नहीं होगा, इसमें पहले से एक भी ऐप इंस्टॉल नहीं होगा। थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो नहीं चाहिए वो आएगा नहीं, और जितना चाहिए उतना ही आएगा। भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम में नोटा फीचर भी है। और कहेंगे नोटा तो बॉस इलेक्शन में आता था कि जिसको किसी को नहीं देना वोट तो वहां नोटा देते थे। ये नोटा अलग है बॉस। ये नोटा क्या है? नोटा ये इलेक्शन वाला नोटा नहीं है, ये है नेटिव ओवर द एयर, NOTA, नोटा, नेटिव ओवर द एयर। अब ये क्या है बॉस? इसकी वजह से भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम अपने आप अपडेट होता रहता है। सिक्योरिटी फीचर भी अपने आप अपडेट होते रहते हैं, जिसकी वजह से डेटा लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। एंड्रॉइड में क्या होता है, अपडेट के लिए बार बार मैसेज आता है, उसे आपको मैन्युअली अपडेट करना पड़ता है, ये अपने आप अपडेट होगा। भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक और खास फीचर है पास मतलब प्राइवेट ऐप स्टोर सर्विसेज। इसमें गूगल प्ले स्टोर के अलावा प्राइवेट ऐप स्टोर से भी सुरक्षित ऐप इंस्टॉल किए जा सकते हैं। प्राइवेट ऐप स्टोर से भी वही ऐप इंस्टॉल होंगे जो सुरक्षा मानकों पर खरे उतरते हैं। मतलब अभी गूगल प्ले स्टोर क्या है? वो मॉल है कि आप वहां जाते हैं और मॉल से जैसे सामान खरीदते हैं वो खरीद लेते हैं। इसमें क्या होगा भारोस में कि जो छोटे छोटे रिटेलर हैं उनकी भी दुकानें, लेकिन वो सब सुरक्षित रहेंगे। ऐसा नहीं कि कोई भी कुछ भी बेच रहा है, तो वो एक अलग खेल हो गया। जितने भी एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन हैं, भारोस उन पर सभी पर काम कर सकता है। भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम से जो सबसे बड़ा फायदा होगा वो डेटा सिक्योरिटी से जुड़ा है। गूगल के एंड्रॉइड और एप्पल के iOS ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन का डेटा इन कंपनियों के पास रहता है, जहां से डेटा लीक होने की आशंका बढ़ जाती है। एंड्रॉइड स्मार्टफोन में कई ऐसे ऐप इंस्टॉल हो जाते हैं जो सुरक्षित नहीं होते। 2021 में 10 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स का डेटा लीक हो चुका है। यह डेटा लीक उन ऐप्स की वजह से हुआ जो यूजर्स ने अनजाने में डाउनलोड कर लिए। साइबर न्यूज सिक्योरिटी रिसर्च के मुताबिक मार्च 2022 में लगभग 14 करोड़ एंड्रॉइड यूजर्स का डेटा लीक हुआ। इस बार भी ऐप्स के जरिए ही डेटा लीक हुआ। भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम में पहले से कोई ऐप इंस्टॉल नहीं होता, इसके अलावा वही ऐप इंस्टॉल हो सकते हैं जो सुरक्षित होते हैं, इसलिए डेटा लीक होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। मतलब आपके लिए सबसे सुरक्षित हो जाएगा भारोस। भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम को कहां तैयार किया गया? भारोस ऑपरेटिंग सिस्टम को IIT मद्रास के प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन के तहत बनाई गई एक कंपनी ने तैयार किया। यह भी स्वदेशी। IIT मद्रास प्रवर्तक टेक्नोलॉजी फाउंडेशन को भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की तरफ से फंड मिलता है। भारोस को इसलिए बनाया गया ताकि स्मार्टफोन में विदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम स्मार्टफोन पर हमारी निर्भरता कम हो और स्वदेशी टेक्नोलॉजी को बढ़ावा मिले। भारोस जैसे स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों थी? भारत में जितने भी स्मार्टफोन हैं उनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम लगे हैं वो विदेशी कंपनियों के, जिनमें पहला है गूगल का एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा है एप्पल का iOS ऑपरेटिंग सिस्टम, तीसरा है माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, चौथा है ब्लैकबेरी का रिम ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब भारत का खुद का मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम कभी था ही नहीं।
और पहले वालों ने सोचा नहीं कि ये करें। ये तो 2014 के बाद सब चीज में कैसे हम अपने ऊपर निर्भर रहे, ज्यादा से ज्यादा अपने ऊपर निर्भर रहे। ऐसा तो दुनिया में हो नहीं सकता कि सब आप खुद ही कर लेंगे, लेकिन अपने ऊपर निर्भरता बढ़े, मोहताज ना रहे किसी के, ये शुरू हुआ तो ये सब रिजल्ट आ रहा है। तो क्या था कि भारत का सिस्टम था नहीं अपना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये विदेशी कंपनियां मनमाने फैसले लेती थी, जिसकी वजह से ऐप डेवलपर्स को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा गूगल पर गलत तरीके अपनाने के आरोप में भारत में जुर्माना भी लग चुका है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया होती है एक CCI, उसने 2019 में गूगल की जांच का आदेश दिया। गूगल पर स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनियों और ऐप डेवलपर्स को एक तरफा कॉन्ट्रैक्ट के लिए मजबूर करने का आरोप। CCI की रिपोर्ट में कहा गया कि गूगल ने कंपटीशन खत्म करने के लिए अनुचित तरीके से बिजनेस किया। साल 2022 में गूगल पर प्ले स्टोर की एक तरफा नीतियों और अपने एकाधिकार का दुरुपयोग करने का आरोप लगा और CCI ने 1300 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गूगल। तो फिर वो अपना ज्ञान देने लगा कि बॉस ऐसा कीजिएगा तो एंड्रॉइड में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बोलो अभी रुको, बैठो, तुम्हारा भार हौस लाते, तुम्हारा भार कम कर देते। भारत ऑपरेटिंग सिस्टम को लेकर कुछ लोग सवाल भी उठाए कि ये सफल कैसे होगा, क्योंकि स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी में विदेशी कंपनियों का ही दबदबा है। उन्हीं के ऑपरेटिंग सिस्टम वाले मोबाइल फोन बनते हैं। ये कंपनियां अपना फोन भी बनाती हैं और उनके ऑपरेटिंग सिस्टम को दुनिया भर के स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर इस्तेमाल करते हैं। फिर भारत कामयाब कैसे होगा बॉस? इसके लिए आपको यह समझना होगा कि यह रातों रात नहीं होगा, बल्कि यह फ्यूचर प्लान का हिस्सा है। गूगल और एप्पल के ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ही दिन में सफल नहीं हो गए थे। साल 2008 में गूगल ने एंड्रॉयड OS को लॉन्च किया था। 2012 तक दुनिया में 12 करोड़ एंड्रॉयड यूजर हो गए, जो 2022 में बढ़कर 300 करोड़ हुए। 2008 से 2022 का सफर है, 14 साल का। मतलब 14 साल में गूगल ने एंड्रॉयड के 22 वर्जन लॉन्च किए। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के ग्लोबल मार्केट में एंड्रॉयड की हिस्सेदारी 72% की है आज की डेट। इसी तरह से एप्पल का iOS 2007 में लॉन्च हुआ, जब पहला आईफोन आया था। अब 2022 के आखिर तक iOS के 100 करोड़ यूजर हो पाए। 15 साल में एप्पल ने iOS के 21 वर्जन लॉन्च किए। आज ग्लोबल मार्केट में iOS की हिस्सेदारी 27%। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम का ग्लोबल मार्केट 10,84,000 करोड़ रुपए का है और इस मार्केट पर गूगल और एप्पल का एक तरफा कब्जा है। ग्लोबल मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में इन्हीं दो कंपनियों का बोलबाला है, लेकिन इसके लिए 14-15 साल का समय लगा। आज की डेट में भारत भी उस लड़ाई में घुस रहा है और जो लोग इवैल्यूएट करेंगे कि अरे 1 साल बाद देखिए इतना ही यूजर, इतना ही फोन, वो ये उनको याद दिलाइएगा कि दूसरी कंपनियों ने कितना लंबा सफर तय किया है। आज भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ मोबाइल मार्केट है। आने वाले कुछ सालों में गूगल और एप्पल की ही तरह से आने वाले समय में भारत भी अपनी जगह बना सकता है। आप कहेंगे ये कैसे होगा बॉस? भारत में देखिए, भारत में इतने लोग हैं, ये हम कई बार भारत की मार्केट को आप लोग जो है वो कम आंकते हैं। भारत की ताकत है बॉस, 120 करोड़ मोबाइल यूजर कहां है? भारत में 120 करोड़ मोबाइल यूजर हैं भारत में, और इनमें 60 करोड़ ये स्मार्टफोन है। 60 करोड़ स्मार्टफोन भारत के अंदर। 2026 तक स्मार्टफोन यूजर कितने हो जाएंगे? 2026 तक में ये बढ़कर हो जाएगा 100 करोड़ स्मार्टफोन। 40 करोड़ और बढ़ जाएंगे अगले 3 साल। और 2035 तक कितना हो जाएगा बॉस? 2035 तक माना जा रहा है कि 150 करोड़ स्मार्टफोन यूजर होंगे भारत के अंदर। यानी अगले 12 से 13 साल में 90 करोड़ स्मार्टफोन यूजर तैयार होंगे। अब यह समझिए कि भारत कैसे ऑपरेटिंग सिस्टम के मार्केट में अपनी पहचान बना सकता है। भारत में अभी सालाना 31 करोड़ मोबाइल स्मार्टफोन बनते हैं। इसी रफ्तार से अगर 13 साल में 403 करोड़ मोबाइल स्मार्टफोन बनेंगे, इनमें भारतीय कंपनियों की हिस्सेदारी 2% है। यानी अगले 13 साल में 8 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन भारतीय कंपनियां बनाएंगी, जिनमें भारत ऑपरेटिंग सिस्टम हो सकता है। यह अनुमान वर्तमान डेटा के हिसाब से। इस हिसाब से अगले 13 साल में भारत के मोबाइल ऑपरेटिंग मार्केट में लगभग 9% पर भारत का कब्जा हो सकता है। हो सकता है यह आंकड़ा बढ़ भी जाए, क्योंकि मोदी सरकार मोबाइल और स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग में भारतीय कंपनियों को कई तरह की सहूलियत और बढ़ावा दे रही है।
और इसके लिए साल 2020 में PLI यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव शुरू हुआ। इसके तहत घरेलू मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरर को इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। पिछले कुछ सालों में भारत ने टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में तेजी से काम किया और आज स्थिति यह है कि दुनिया के कई देश भारत में बनी टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं। और इन टेक्नोलॉजीज में UPI है, डिजी लॉकर है, कोविन है, आधार है, GSTN की तकनीक शामिल है। फरवरी मार्च में 5 से 7 देश इनके लिए समझौता करें। और जो लोग कहेंगे कि ये क्या होगा, कैसे होगा, वो इसी तरीके से रक्षा क्षेत्र में भी बात करते थे। अरे कैसे मेक इन इंडिया होगा, कैसे हो पाएगा। आज देखिए हम अपना हथियार बना रहे हैं, दुनिया को दे रहे हैं। यह आत्मनिर्भर जो भारत बन रहा है ना, यही भारत की सबसे बड़ी ताकत है।